नमस्ते सदा वत्सले मातृभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एस जयशंकर जो इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्षता कर रहे हैं और उनका बयान आया। उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को आड़े हाथों लिया। इतना मुझे नहीं लगता कि इससे पहले सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को इतनी बुरी तरह से कभी पहले भी लताड़ा गया होगा। कारण तो हम सब जान ही रहे हैं, तवांग का प्रकरण अभी आ गया है हाल में ही, और हमारी घरेलू जो राजनीति है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खींचने की कोशिश कर रही है, यानी कि सरकार को खींचने की कोशिश कर रही है। सरकार के लिए मैंने कल कहा भी था, आपको बताया था कि ये संभव है कि राजीव गांधी फाउंडेशन का प्रश्नकाल में आने वाला था और उस प्रश्न का जवाब न देना पड़े इसके लिए, या उसका जवाब संसद के पटल पर ना आ जाए, ओपन फोरम पर ना आ जाए, क्योंकि वो जवाब आएगा तो उसके साथ और 20 बातें आएंगी। तो इसके लिए कांग्रेस की शह पर यह सब कुछ किया गया हो और इसीलिए उसकी टाइमिंग जो एक हफ्ते पहले की घटना है, फिर 3 दिन पहले की घटना है, उसको संसद में उठाया गया। खैर, ये तो राजनीति है, राजनीति तो करने वाले लोग ऐसे ही राजनीति करते हैं, उनके लिए आप कब प्रश्न उठाएंगे वो अपने हिसाब से उठाते हैं। खैर, लेकिन हम सब जान ही रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 वर्ष के लिए भारत को अस्थायी सदस्यता मिली थी, जो दिसंबर में ख़त्म हो रही है। और रूटीन बेसिस पर, जैसे कि वहाँ रहता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करता है वो रूटीन में करता है, इस रूटीन में दूसरी बार भारत के पास अध्यक्षता आई है और दिसंबर महीने में भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता और अध्यक्षता दोनों ही समाप्त होने वाले हैं। तो भारत पूरा प्रयास कर रहा है कि वो दोनों इस महीने का उपयोग कर सके। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक बिल लेकर आए थे वो, और उसमें कहा गया था कि जो आतंकवादी हैं, जो बैंड संगठन है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, या जो बैन किए गए लोग हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनके वंशजों, परिवारों को और उनको मदद मिलती रहनी चाहिए। ये वैसे ही है जैसे कि हत्यारे को भोजन खिलाना। जो आतंकवादी हैं, हजारों लाखों की हत्याएं करते हैं, जो मारने को तैयार घूमते हैं, उनको काउंटर करने की बजाय, इन काउंटर करने के बजाय कि वो समाप्त हो जाएं, उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बताकर मदद करना। रुचिका कंबोज जो कि स्थायी सदस्य हैं, स्थायी रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत की, उन्होंने उसका खूब खुलकर विरोध भी किया था और एब्सटेंसी अपनी दाखिल की थी और उस पर वोट नहीं किया था। उस पर उन्होंने बयान भी दिया था कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको ये रेजोल्यूशन बढ़ावा देगा। फिर उसके बाद एस जयशंकर पहुंचे, जो भारत के माननीय विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर जी ने बैठक में कहा कि वो चाइना जो कि आतंकवादियों का समर्थन करता है, वो चाइना जो आतंकवादियों के खिलाफ जितने रेजोल्यूशन आज तक आए हैं उन सभी में वो चाइना रेजोल्यूशन के विरुद्ध खड़ा दिखाई पड़ा, चाहे वो अमेरिका लाया हो, चाहे वो फ्रांस लाया हो, चाहे ब्रिटेन या कोई और कंट्री लाया हो। ये सभी कंट्रियों के विरुद्ध चाइना ने वीटो का इस्तेमाल किया है। भारत, उन्होंने कहा कि विश्व में परिस्थिति बदल रही है, उस बदलती परिस्थिति में आज आवश्यकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का वैश्वीकरण हो, सिक्योरिटी काउंसिल का दायरा बढ़ाया जाए, और जो आज के क्वेश्चंस हैं, टेक्निकल वार है, स्पेस का वार है, और इसके अतिरिक्त आतंकवाद आज मुंह बाय खड़ा है। आतंकवाद बड़ी समस्या संसार की है, इन्वायरमेंट एक समस्या है, पानी एक समस्या है, और छोटे छोटे आइलैंड जैसे कंट्री जो आइलैंडों पर बसे हुए हैं, या छोटे कंट्री, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो एशिया में हो, और या फिर वो लैटिन अमेरिका में हो। लैटिन अमेरिका का नाम लेकर एस जयशंकर ने सीधा अमेरिका को, यानी कि यूएसए को चुभाया होगा निश्चित रूप से, क्योंकि यूएसए इस समय कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो यूएस को चुभाया होगा कि भाई हम लैटिन अमेरिका भी सोच सकते हैं, और लैटिन अमेरिका के लिए कभी यूएसए नहीं चाहता कि लैटिन अमेरिका के इश्यूज यहाँ पर आए। लैटिन अमेरिका के मामले में वो मानकर चलता है कि अमेरिका उसका पूरा है। पूरा अमेरिका का मतलब कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका मतलब जो नीचे का महाद्वीप है, जिसको कैरिबियन कंट्रीज आप कहते हैं। तो वो नहीं चाहता, वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पूरे का अपने आप को दादा मानकर चलता है। यही कारण है कि कनाडा को उसने कभी आने नहीं दिया। हालांकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जरा सी चूक देशों को कहाँ से कहाँ ले जाती है, इसमें कोई शक नहीं।
अब इस बात को लेकर अमित शाह जी ने जो बयान दिया 2 दिन पहले, उन्होंने कहा तो उस पर कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही है। उन्होंने कहा कि नेहरू की मूर्खता की वजह से भारत भुगत रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हम जंग लड़ सकते थे, जो हम संसार के ऊपर कर सकते थे, उसमें जो समस्या का मुख्य कारण है, वो कारण हमको अवसर मिलने के बावजूद नेहरू का पड़ोस के देश के साथ प्रेम जाहिर करना है। इस पर जंग छिड़ गई। जंग छिड़ने पर लोगों ने पार्लियामेंट में नेहरू के द्वारा दिए गए बयान को कोट किया कांग्रेस ने, और उन्होंने कहा कि नेहरू ने पार्लियामेंट में ये बयान दिया था कि नहीं, हम ना ही औपचारिक ना ही अनौपचारिक दोनों ही तरीकों में से किसी भी तरीके से भारत को स्थायी सदस्यता के लिए नहीं बुलाया गया था और ना ही कोई ऑफर था। लेकिन उनकी ही पार्टी, कांग्रेस की पार्टी के शशि थरूर अपनी किताब में लिख चुके हैं कि भारतीय डिप्लोमेट्स ने वो फाइल देखी है जिसमें भारत ने स्थायी सदस्यता लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने उसके जवाब में, आज की कांग्रेस ने उसके जवाब में ये कहना शुरू किया कि जब हम यूनाइटेड नेशन के सदस्य बने थे तब हम आज़ाद भी नहीं थे और हम तो गुलाम देश थे, हमें स्थायी सदस्यता कैसे मिल सकती। ये मूर्खतापूर्ण बात, क्योंकि ये बात जो है वो 1953 की है। शशि थरूर कहते हैं ये 1953 की बात है जब भारत स्वतंत्र हो चुका था और रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज का ताइवान है, उसने अपना नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना एट ताइवान रखा हुआ है। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना की मेनलैंड पर उस समय शासन कर रहा था। चिंग काई शेक उसके मुखिया हुआ करते थे और उस चाइना को नेशनलिस्ट चाइना कहा जाता था, जिसको कंट्री के रूप में, मतलब उस पार्टी, उस सिस्टम को नेशनलिस्ट चाइना, जैसे आज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और उनकी पीएलए है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसको गवर्न करती है। तो माओ ने उस पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश में चल रहा है। यूनिवर्सिटियों पर पहले रेवोल्यूशंस करवाना, तमाम तरह के सेमिनार करके बच्चों का दिमाग बदलना, पड़ोस अड़ोस के जो बॉर्डर के स्टेट्स हैं उन बॉर्डर स्टेट में डिस्टर्बेंस करना और फिर सेना में अपने लोगों को भेजना, सिस्टम में अपने लोगों को भेजना और उनको कन्विंस करने के बाद राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लेना, और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के साथ सेना उनका समर्थन कर दे, सिस्टम के लोग समर्थन कर दें, तो हो गया कब्जा। अब बचा जो जनता है वो विद्रोह करेगी, उसके लिए स्टूडेंट को पहले से उन्होंने इस तरह के वो बनाकर रखे थे और कुल मिलाकर चाइना पर कब्जा हो गया। जिन्होंने विरोध किया उनकी हत्याएं हो गई। ये चाइना पर कब्जा हो गया। तो 1949 में, तब जब भारत का संविधान नहीं बना था, तब कम्युनिस्टों ने उस पर कब्जा कर लिया था। कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्निशन देने वाले पहले कंट्रियों में भारत था। नेहरू का वो प्रेम था जो नेहरू ने उस समय माओ के साथ दिखाया था। अब इस बात को लेकर अगर कोई बात आगे बढ़ती है तो अरुण जेटली जी का एक लेटर है। अरुण जेटली जी ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि सन 1955 में, शायद वो 2 अक्टूबर 1955 हुआ करती थी, 2 अक्टूबर 1955 में मुख्यमंत्रियों को नेहरू ने चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि अमेरिका अनौपचारिक रूप से मेरे को ऑफर देना चाहता था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता मिल जाए, लेकिन ये एक नाइंसाफ़ी होगी, हमारे अच्छे पड़ोसी के साथ ये दुश्मनी होगी और हमारे अच्छे पड़ोसी का हक मारना होगा। इंटरनेशनली नेहरू का ऐसा मानना था कि इंटरनेशनली सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अलग थलग रखना था, उसको सिस्टम से बाहर रखना था। जो उससे पहले का यूएनओ के टाइप की जो बॉडी थी उसको उसमें जर्मनी को पार्टिसिपेट न करना था। जो असंतोष फैला, उस असंतोष का परिणाम निकला कि जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वार कर दिया। उनका, नेहरू का ऐसा मानना था कि चाइना को इतना प्रताड़ित न किया जाए, मतलब पीपल रिपब्लिक चाइना यानी कि जो कम्युनिस्ट चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना को इतना प्रताड़ित न किया जाए कि वो वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ जाए या वो ऐसा सोच बैठे कि उसकी प्रताड़ना हो रही है। इसलिए नेहरू वो पहले व्यक्तियों में थे जिन्होंने चाइना पर कम्युनिस्टों के कब्जे होने के बाद कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्निशन दी थी। रिकॉग्निशन के मामले में मैं आपको बता दूं कि संसार के देश दूसरे देशों पर जब कब्जे शब्जे हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है, तो उसको रिकॉग्निशन देते हैं, यानी कि मान्यता देते हैं और उस मान्यता के आधार पर उन कंट्रियों के साथ उनके रिलेशन बहाल होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस ने पीआरसी को 1973 तक मान्यता नहीं दी थी। उनकी मान्यता 1971 में तब हो गई थी जब यूएनओ में उनको रिप्लेस किया गया था। अब आप सोचिए कि 1949 में
पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने, कम्युनिस्ट चाइना ने कब्जा कर लिया था। और जो आरओसी, जो फॉर्मोसा में जाकर चिंकाई शेक ने सरकार बनाई थी, जिसको बाद में ताइवान कहा गया, वो अपना नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखता था। तो 1949 से लेकर 1971, मैं कहूं 22 वर्षों तक चाइना का मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान हुआ करता था। ताइवान का अगर आप पासपोर्ट देखेंगे तो वो आज भी आरओसी लिखता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना रखता है। लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना का रिप्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए रशिया ने पहल की थी। रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री ने रेजोल्यूशन रखा था, और नेपाल के प्रधानमंत्री चाहते थे, ये बात है 1952 या 53 की या 56 55 की, कि वो चाहते थे कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिप्लेस करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दिया जाए, क्योंकि मेनलैंड पर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का कब्जा है। हालांकि रशिया चूंकि लगातार फेवर कर रहा था, और ये भी मानना है गणितज्ञों का, चूंकि रशिया फेवर कर रहा था, इसलिए नेपाल को कन्विंस करने में नेहरू का योगदान था, और नेहरू ने नेपाल को कन्विंस किया था कि तुम रेजोल्यूशन रखो पीआरसी के लिए। तो नेहरू जी उसके सपोर्टर हुआ करते थे पीआरसी का। परिणाम ये निकला कि पीआरसी को 1971 में रिप्लेस कर दिया गया। 2/3 बहुमत से जनरल असेंबली ने वो रेजोल्यूशन पास किया, और रेजोल्यूशन पास करने के बाद आरओसी की जगह पर पीआरसी रख दिया गया। लेकिन आरओसी के कुछ कंट्री ऐसे थे जो ये चाहते थे कि आरओसी सदस्य बना रहे, परंतु वो रिप्लेसमेंट था, इसलिए आरओसी को स्थायी सदस्यता छोड़ दीजिए, यूएनओ की मेंबरशिप से भी रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। आरओसी ने उसके बाद अभी तक 14 से 15 रेजोल्यूशन रखे, बार अटेम्प्ट किया कि हमको अलग देश की तरह मान्यता दी जाए। वो मान्यता उन्होंने आरओसी के नाम से मांगी, रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से मांगी। लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जब भी सदस्यता के लिए आया तो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा रेजोल्यूशन पास होना था। सिक्योरिटी काउंसिल में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने हर बार उस पर वीटो का इस्तेमाल किया। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना ने, यानी कि आरओसी ताइवान ने, रिपब्लिक ऑफ चाइना एट ताइवान, फॉर ताइवान, ऑन ताइवान और अंततोगत्वा ताइवान के नाम से सदस्यता मांगी। लेकिन हर बार अभी तक उस पर वीटो का इस्तेमाल चाइना करता आया है। चाइना हमारे खिलाफ भी वीटो का इस्तेमाल तब करता है जब हम पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ रेजोल्यूशन लेकर आते हैं। इस बात को लेकर एक बार रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भी, यानी कि जो आज का ताइवान है, जब तक वो 22 वर्षों तक परमानेंट सदस्य था, उसने भी एक बार वीटो का इस्तेमाल किया था। लेकिन चाइना के बैठने के बाद, यानी कि कम्युनिस्ट चाइना के बैठने के बाद, उन्होंने ताइवान को सदस्यता भी नहीं दी और वन चाइना की फिलॉसफी लेकर आए। ऐसे चाइना जो विस्तारवादी है, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार संसद में चुनकर गए तो उन्होंने कहा था नेहरू से कि भाई इसका समर्थन करना अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विस्तारवादी लोग हैं, इन्होंने चाइना पर, मंचूरिया सहित पूरे एरिया पर कब्जा करके रखा है, जापान से बहुत बड़े हिस्से को इन्होंने छीन लिया है। मंगोलिया की बात जहां तक आई, जो आउटर मंगोलिया आज का है, आउटर मंगोलिया के खिलाफ रेजोल्यूशन लेकर आए थे, उसको इनर चाइना मानकर वो चले थे, इसलिए मंगोलिया को अलग थलग रखा। वो तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जो चाइना जाने के बाद मंगोलिया भी गए, और वो पहले संसार के बड़े देशों में पहले कंट्री हैं जो कि मंगोलिया में जाने की हिम्मत कर पाए। अदरवाइज मंगोलिया में जाने के लिए चाइना सदैव से मना करता रहा, और चाइना के डर से कोई मंगोलिया जाता नहीं था, जिसको आउटर मंगोलिया कहते हैं। मंगोलिया के 2 हिस्से हैं, इनर मंगोलिया और आउटर मंगोलिया। इनर मंगोलिया पर चाइना का कब्जा है, आउटर मंगोलिया अलग देश है। तो आउटर मंगोलिया के खिलाफ भी रेजोल्यूशन आते रहे हैं, और वो उसको जो अलग से रिकॉग्निशन दिया गया था, उस रिकॉग्निशन को भी समाप्त करने के लिए चाइना लगातार प्रयास करता रहा, यानी कि कम्युनिस्ट चाइना प्रयास करता रहा। तो आप समझिए कि वो विस्तारवादी नीति के तहत आज अरुणाचल पर तब भी वो क्लेम करते थे, विस्तारवादी नीति के तहत जो हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, उस तिब्बत पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। नेपाल जो हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट है, उसके भी बहुत बड़े भूभाग पर उन्होंने कब्जा कर लिया। मंचूरिया पर उन्होंने कब्जा कर लिया। आज की तारीख में उस समय का ईस्ट टर्की, जो आज की तारीख में शिंजियांग या शिंजियांग कहा जाता है, उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तो आज चाइना की ज़मीन में लगभग 60 से 65% ज़मीन वो है जो कम्युनिस्टों के बैठने के बाद उन्होंने कब्जा कर वन चाइना की पॉलिसी पर आ गए।
अब क्या गारंटी है कि कभी, मैं कहता हूं हजारों वर्षों पहले ये संभव रहा हो कि इधर का रूलर उधर और उधर का रूलर इधर, वो हजारों साल पुराना इतिहास निकालकर ये क्लेम कर रहे हैं कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है और लद्दाख का बहुत बड़ा हिस्सा उनका है। ऐसा वो क्लेम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि भारत लगातार उसका विरोध कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो उनकी विस्तारवादी नीतियों को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय कहा था कि कम्युनिस्ट चाइना का सपोर्ट करना ठीक नहीं है, और आप जिस प्रकार से कम्युनिस्ट चाइना के दीवाने बने घूम रहे हैं वो हमको संकट ही देगा। तब नेहरू जी ने उनको कहा था कि तुम अभी बच्चे हो, पहली बार संसद में पहली बार पॉलिटिक्स में आए हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जानते नहीं हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मेरी आयु कम हो सकती है, मैं संसद में नया हो सकता हूं, लेकिन मेरे सोचने की क्षमता में कोई विकृति नहीं है। आप नहीं सोच पा रहे हैं तो हमारी सोच को बुरा मत बोलिए, आप सोच लीजिए कि चाइना हमको दुख देगा। नेहरू जी के, वाजपेयी जी के इस संवाद के कुछ वर्षों बाद ही चाइना ने भारत पर हमला करके बहुत बड़ा भूभाग, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का हिस्सा हुआ करता था, उस पर कब्जा कर लिया, और लगातार वो क्लेम तिब्बत पर कब्जा कर ही चुका था, वो लगातार क्लेम करता रहता है अरुणाचल प्रदेश पर। तो आप समझ लीजिए कि अटल जी ने उस समय कहा था, लेकिन नेहरू नहीं माने, अपनी जिद के आगे वो लगातार चलते रहे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एस जयशंकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, या भारत जो इस समय लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई में हम 70-75 वर्षों बाद बड़ी भारी ताकत से काम कर रहे हैं। उस के पीछे जो मनोवृत्ति थी वो नेहरू की नाकामयाबियां थी। उन नाकामयाबियों की वजह से हम आज यूएनओ में सीट पाने के लिए परेशान हैं, और उस हमारे खिलाफ वीटो का इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है तो वो नेहरू जी के परम मित्र या कांग्रेस, आज की कांग्रेस की भी मित्रता सीसीपी के साथ है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा रूल किए जा रहे चाइना से है। फिर भी अभी राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा है, वो इंदिरा गांधी फाउंडेशन या राहुल गांधी फाउंडेशन, ये फाउंडेशनें करोड़ों रुपया उनसे ले रही हैं, और भारत में वो जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। भारत की एक्सपोर्ट पर समस्या आई, भारत में मैन्युफैक्चरिंग लगभग उन 10 वर्षों में जब उनका शासन था तब लगभग समाप्त हो गई, और आज भारत उठने की कोशिश कर रहा है। वो सब कुछ जो भारत पिछड़ा भारत का कारण है, वो एक परिवार मात्र है, जिसको एस जयशंकर सीधे सीधे पहली बार सीधा सीधा लड़ाई करके वहां यूएनओ में बात कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।